गुड मॉर्निंग टू ऑल। केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ रहे हैं बुलेट पॉइंट क्विक रिवीजन क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। आपने देखा होगा कि ये जो क्विक रिवीजन करवा रहे हैं उसमें आपके जो एएनएम की अभी पोस्ट एएनएम की वैकेंसी आई है, एएनएम की जो गवर्नमेंट का वैकेंसी आया है, जीओवीटी गवर्नमेंट का जो वैकेंसी आया है कितना है 8,853 पोस्ट। तो इसके अंदर नर्सिंग से रिलेटेड जो टेक्निकल जो सिलेबस है उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करवाया जाएगा। तो देखते हैं, मैंने आपको सिलेबस के बारे में पहले आपको बता दिया है कि 60% है तो वो दूसरी जगह से आएगा, जिसमें रहेगा जीके है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इससे आएगा 60% ये पोर्शन रहेगा और 40% रहेगा वो रहेगा नर्सिंग से रिलेटेड। तो 40% वाला है तो उसके अंदर जो टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, इसमें सब जो सब्जेक्ट है जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में आपका जो ये 20 क्वेश्चन नर्सिंग के रहेंगे, बट ये जो 20 क्वेश्चन है बट एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके 2 नंबर अपने हाथ से निकल जाएगा। और दूसरा जो 60% में से जो 20 क्वेश्चन हैं उसके अंदर इस क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, ठीक है ना, एक नंबर के हैं। तो 20 से ये कितना हो गया, ये 60 हो गए और 20 क्वेश्चन नर्सिंग से होंगे तो 2 नंबर के होंगे। तो इसके अंदर ये कितना हो गया, ये 40 नंबर ये होंगे और 60 नंबर ये होंगे। तो इसका मतलब है कि नर्सिंग से रिलेटेड जो 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेंगे तो वो 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर आज जो 20 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। आज क्लास फर्स्ट है, जितने भी क्लास होगी एग्ज़ाम तक कंटिन्यूस क्लास रहेगी। और आपको क्या करना है कि इसको वीडियो को आप अच्छे से देखिए और देखने के बाद में अच्छे से नोट्स बनाइए, नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते जाइए। क्विक रिवीजन हो रहा है, डिटेल से आपने पढ़ लिया है। दूसरा, कोई भी टॉपिक से आपको डिटेल से पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जा कर के जो टॉपिक आप लिखोगे वो टॉपिक आएगा और उसको आप समझना, ठीक है। ऑलरेडी अपलोड किया गया है। आज बात करते हैं बुलेट पॉइंट के अंदर जो पोर्शन है वाइटल साइन से बात करते हैं कि वाइटल साइन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देखे होंगे कि टीपीआर टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर, और SpO2 टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, SpO2 और पेन, ये क्या है, वाइटल साइन है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपके ये ऐसा आ सकता है कि निम्न में से वाइटल साइन नहीं है, ठीक है ना, तो कोई दूसरा दे देगा और ये 400-500 है वो आपको इसमें अटैच कर देगा। तो इससे क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि वाइटल साइन कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो इसको आप याद कीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि वाइटल साइन के अंदर जो 5th वाइटल साइन है वो कौन सा है, वो है पेन। ये VVI के अंदर रखिएगा, इसको आप मार्कर लाइए और मार्कर से क्या कर देना है, हाईलाइटर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा कि वाइटल साइन क्या होता है या वाइटल साइन कौन कौन से हैं। तो ये आपको इतना याद रखना है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और पेन और SpO2, ये वाइटल साइन है। और उसके अलावा 5th वाइटल साइन कौन सा होगा, वो होगा PAIN। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उसमें आपका लिखा होगा दर्द वाला है, वो 5th वाइटल साइन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वाइटल साइन के नॉर्मल वैल्यू। वाइटल साइन का मतलब हिंदी में जानते हो, प्राणमूलक चिन्ह। तो प्राणमूलक चिन्ह है, उसके कौन कौन से नॉर्मल वैल्यू होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, नॉर्मल वैल्यू टेम्परेचर लिखा हुआ है। सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो
टेम्परेचर की बात करें तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, ये वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि सबसे पहले आपको बेसिक याद रखना है, क्योंकि जब तक बेसिक याद नहीं होगा तब तक आप डीप में नहीं जा सकते, तब तक आप किस में नहीं जा सकते, डीप क्वेश्चन के अंदर नहीं जा सकते। तो इसलिए आपको बेसिक याद रखना होगा। लिखिएगा बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। पल्स की बात करें तो पल्स कितना है 72, कितना है 72 पर मिनट। ध्यान रखना है कि पल्स किसका पूछा है। जब कभी भी कोई भी वैल्यू होती है, जब कभी भी कोई भी वैल्यू होती है वो एडल्ट को देख करके वैल्यू दी जाती है। तो यदि मैं कहूँ कि ये जो रेट दिया हुआ है तो ये किसका होगा, ये पल्स रेट है वो एडल्ट की है। ठीक है। इसके अंदर मैंने जो पल्स वाला टॉपिक है, वीडियो है, इसके अंदर आपको अलग अलग कौन सी कैटेगरी की पल्स कितनी होती है उसके बारे में वहाँ पे इंडिकेट किया गया है। ठीक है। तो आप वहाँ से भी थोड़ा डिटेल से देख सकते हैं। दूसरी बात कि यदि मैं यहाँ पे कहूँ, इसके साथ साथ में आप इन्फेंट की पल्स रेट भी याद रखना। न्यूबॉर्न के अंदर आपको ये याद रखना है। तो इसके अंदर न्यूबॉर्न मतलब जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम में पल्स रेट कितना होगा या हार्ट रेट कितना होगा। यदि आपके पल्स रेट, या तो आपका पल्स रेट याद रखना या हार्ट रेट, दोनों ही एक ही है। ठीक है। पल्स रेट या हार्ट रेट दोनों ही एक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इन्फेंट के अंदर या न्यूबॉर्न के अंदर जो कितनी होती है पल्स रेट, 140 से लेकर के 160, ठीक है ना, 140 से लेकर के 160 बीट पर मिनट। बीपीएम का मतलब क्या हुआ, बीट पर मिनट। बीपीएम का मतलब हुआ बीट पर मिनट। तो 140 से लेकर के 160 बीट पर मिनट होती है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस पल्स रेट के अंदर भी मैं यदि बात करूं कि एडल्ट के अंदर भी रेंज की बात करें तो 60 से लेकर के 90 के बीच में इसकी क्या है, ये रेंज है। ये क्या है, रेंज है। ये क्या है, रेंज है। लिख लीजिएगा, ये क्या है, रेंज है। यदि मैं इसमें बात करूं कि ट्रेकिकार्डिया कब बोलेंगे और ब्रेडिकार्डिया कब बोलेंगे, ट्रेकिकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया। दो वर्ड पल्स रेट आते ही आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आपका ये आएगा कि ट्रेकिकार्डिया कहलाता है 60 से ऊपर, 100 से ऊपर और 120 से ऊपर पल्स रेट, या इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आपको ट्रेकिकार्डिया आते ही आपको ध्यान रखना है कि पल्स रेट क्या है, 100 से ऊपर है। जिसका पर्सन का पल्स रेट 100 से ऊपर आता है बीट पर मिनट, तो उसको बोलेंगे ट्रेकिकार्डिया। उसको क्या बोलेंगे, ट्रेकिकार्डिया बोलेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो जिसकी 100 से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे ट्रेकिकार्डिया। जिसकी पल्स रेट 60 से कम है उसको बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं। तो पल्स रेट के, अब देखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस वर्ड के आगे ट्रेकी लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ है इंक्रीज। इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना। दूसरा है, जिस वर्ड के आगे ब्रेडी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है डिक्रीज। क्या होता है, डिक्रीज होना। तो ट्रेकिकार्डिया, कार्डिया रिलेटेड टू हार्ट, और ट्रेकी मतलब इंक्रीज होना। तो हार्ट रेट का इंक्रीज होना उसको बोलते हैं ट्रेकिकार्डिया, और हार्ट रेट का डिक्रीज होना क्या कहलाता है, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया के अंदर हार्ट रेट कितनी होगी, 60 से बिलो होगी। दूसरा, ट्रेकिकार्डिया के अंदर हार्ट रेट कितनी होगी, 100 से ऊपर होगी। समझ में आ गया, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेशन। देखिएगा, रेस्पिरेशन की बात करते हैं। रेस्पिरेशन जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है वो होता है 16 से 20 पर मिनट। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, 16 से लेकर के 20 पर मिनट होता है। पर ब्रीथ, ये पर मिनट नहीं है, पर ब्रीथ। यहाँ पे पर मिनट, यहाँ पे ब्रीथ लिखना होगा। ठीक है ना।
देखिएगा 16 से लेकर के 20 ब्रीथ पर मिनट, ये इसका पीछे का यूनिट होता है। तो ये आपका रेस्पिरेशन है, ठीक है। दूसरी बात, यदि न्यूबॉर्न के अंदर रेस्पिरेशन की बात करें, तो उसके अंदर रेस्पिरेशन होगा 34 से लेकर के 40 ब्रीथ पर मिनट, 34 से लेकर के 40 ब्रीथ पर मिनट रहेगा। यदि मैं ट्रेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया की बात करूं, ट्रेकिफनिया और ब्रेडिपनिया से बात करें, तो उसके अंदर अपन बात करते हैं कि ट्रेकिफनिया तो ट्रेकिफनिया के अंदर क्या होगा कि जिसकी ब्रीथ रेट, जिसका जो रेस्पिरेशन रेट है वो बिलो 10 रहेगा। ट्रेकिफनिया में रहेगा एबो, इसके अंदर रहेगा एबो 24 ब्रीथ पर मिनट। और ब्रेडिपनिया के अंदर रहेगा बिलो 10 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है 120/80 mm/Hg। क्वेश्चन के अंदर आपका यह आ सकता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, तो आपके अलग अलग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो जिसके अंदर 120/80 है वो आपको नॉर्मल करना है, ठीक है। दूसरा अलग अलग रेंज आएगी, उसके इस ब्लड प्रेशर के अंदर भी आपको याद रखना है कि 120 है वो क्या है, वो है सिस्टोलिक प्रेशर। वो क्या है, 120/80 है वो क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर। 120 है वो क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है, और 80 है वो क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर है। अब क्या होता है सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, आपको ब्लड प्रेशर वाले पोर्शन में जा करके वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं SpO2 की। क्या बात करते हैं, SpO2 की। SpO2 जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कितना है वो है SpO2। और SpO2 जो है उसको मेजरमेंट करने वाली मशीन है, उसका नाम है स्पाइरोमीटर। क्या है मशीन का नाम, स्पाइरोमीटर। और ये जो ऑक्सीजन लेवल SpO2 होता है वो नॉर्मल कितना होगा, वो 96 से लेकर के 100 होगा। 96 से 100 है वो है नॉर्मल SpO2 लेवल, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा बॉडी टेम्परेचर। अपन क्या लेते हैं, बॉडी टेम्परेचर। एक एक सिस्टम के बारे में, एक एक टॉपिक के बारे में अच्छे से समझेंगे। अब बॉडी टेम्परेचर का डेफिनेशन आ सकता है कि ये डेफिनेशन दे देंगे और उसके बाद में नीचे लिख देंगे कि ये किसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर का डेफिनेशन की बात करें, इट मे बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी। तो बॉडी टेम्परेचर का मतलब ये हुआ कि जो बॉडी के अंदर जो हीट है, उष्मा है, उसका डिग्री के अंदर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसको बोलते हैं बॉडी टेम्परेचर। या इट इज़ द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस इन द बॉडी। मतलब जो बॉडी के अंदर जो हीट का प्रोडक्शन होता है और हीट का लॉस होता है, तो इसके बीच का जो बैलेंस होता है उसको बोलते हैं बॉडी टेम्परेचर। समझ में आ गया कि हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, उष्मा का उत्पादन हो रहा है और उष्मा का लॉस हो रहा है, और इसके बीच का जो बैलेंस होता है उसको बोलते हैं बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर के अंदर 2 वर्ड आप में आएंगे, एक आएगा थर्मोजेनेसिस और एक होता है थर्मोलाइसिस। थर्मोजेनेसिस, जिस वर्ड के पीछे सिस लगा हुआ है, हम आपको हमेशा बोलते हैं कि जिस वर्ड के पीछे सिस लगा हुआ है इसका मतलब होता है इंक्रीज हो रहा है। और थर्मो रिलेटेड टू हीट का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। मतलब इसके हीट का प्रोडक्शन होगा। थर्मोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ द हीट, ठीक है। दूसरा है जिस वर्ड के पीछे थर्मोलाइसिस, जो लाइसिस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हीट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस, तो ये भी वर्ड आपको याद रखना है। केमिकल रेगुलेशन बाय द प्रोडक्शन ऑफ हीट का प्रोडक्शन होना क्या कहलाता है, थर्मोजेनेसिस। और हीट का लॉस होना है उसको क्या बोलते हैं, थर्मोलाइसिस,
ठीक है। अब बॉडी के अंदर हीट का जो लॉस हो रहा है, बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, कौन कैसे हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हीट का प्रोडक्शन हो रहा है वे ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट इन द बॉडी। बॉडी के अंदर हीट का प्रोड्यूसन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, तो कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और उसकी वजह से हीट का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो हीट का उत्पादन के अंदर क्वेश्चन आपके यहाँ से आएगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने किलो कैलोरी हीट का प्रोडक्शन होता है, 1 ग्राम फैट से कितने किलो कैलोरी हीट का प्रोडक्शन होता है, 1 ग्राम प्रोटीन से कितना हीट का प्रोडक्शन होता है। तो इसके अंदर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी हीट का प्रोडक्शन होता है। ये आपके एग्जाम के अंदर आएगा। क्वेश्चन ये ऐसे आएगा कि 1 ग्राम फैट से हीट का प्रोडक्शन होता है, तो आप लिखोगे 9 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी। इसके साथ साथ में आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किस के माध्यम से हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ए के अंदर रहेगा कार्बोहाइड्रेट, बी के अंदर रहेगा फैट, सी के अंदर रहेगा प्रोटीन, और डी के अंदर रहेगा आपका और कुछ दे देंगे, राइस दे देंगे। तो इसके अंदर फैट रहेगा, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा हीट प्रोडक्ट है। उसके बाद में प्रोटीन और उसके बाद में फैट। इसके अंदर 449 इसको ऐसे टिक बना करके आपको याद रखना है। ये आपको लिखना है, बार बार आपको लिखना है, और लिखने के बाद में आपको याद होगा। पहले CPF ये लिख दिया और 449 लिख दिया, समझ में आ गया। ये आपको यहाँ पे याद करवा दिया। दूसरी बात करते हैं स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड, इसके द्वारा भी हीट का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो ये स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन का मतलब हुआ कि जैसे अपन खाना खाते हैं, तो उस खाना खाने से जो कितना उसमें डाइजेस्ट हो जाता है और कितनी एनर्जी मिलती है। जैसे कि स्पेसिफिक डायनेमिक ऑफ एक्शन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, तो इसके अंदर कितना % रहेगा, SD ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अलग अलग जो न्यूट्रिएंट हैं उसकी अलग अलग स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन होता है एब्जॉर्ब होने का, और उसकी वजह से हीट का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो ये SD ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो आपको ये आएगा कार्बोहाइड्रेट से कितना % हीट का प्रोडक्शन होगा, 5 to 6%। कितना होगा, 5 to 6%। और SD ऑफ फैट की स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन कितनी है, 4%। प्रोटीन की स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन कितनी है, 30%। और मिक्स्ड डाइट है उसकी कितनी है, 12% है। तो ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन किसका है, प्रोटीन का। किसका है, प्रोटीन का। ये आपको ध्यान रखना। देखो प्रोटीन लिखा हुआ है, प्रोटीन का है। और उसके बाद में यदि 1 ग्राम फैट से कितनी एनर्जी मिलती है, तो 9 किलो कैलोरी मिलेगा। और एक जो स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड है उसमें फैट कितने % रहेगा, वो रहेगा 4% रहेगा। ये दोनों ही मिलान कर लेना, ध्यान रखना अलग अलग, क्योंकि एक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। दूसरा हीट का प्रोडक्शन आप जानते हैं कि एक्सरसाइज की कंडीशन में भी बढ़ जाता है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग इमोशन है, इमोशन की वजह से भी हीट का प्रोडक्शन होता है। बहुत सारे हार्मोनल इफेक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से भी हीट का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद में चेंज इन इवनिंग एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो एटमॉस्फेयर जो वातावरण है उस वातावरण के ऊपर भी हीट का प्रोडक्शन होता है। जैसे मॉर्निंग में हीट कम होगा और इवनिंग के अंदर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट एक नोट डाल के दिया हुआ है, ड्यूरिंग स्लीप, फास्टिंग एंड स्टारवेशन हीट प्रोडक्शन इज डिक्रीज। जो पेशेंट, जब कोई भी पर्सन है वो सोया हुआ है या वो फास्टिंग में है या स्टारवेशन की कंडीशन में है, तो ऐसी कंडीशन में हीट का क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसके बाद में अपने बात करते हैं वे ऑफ लूजिंग हीट फ्रॉम द बॉडी, मतलब हीट का डिक्रीज होना। हीट कौन कौन सी कंडीशन के अंदर ऊष्मा है वो कम होगी, तो कम उसके लिए देखना है कि सबसे पहले कंडक्शन,
जो हीट लॉस हो रहा है उसकी मेथड होती है। तो मेथड के अंदर एक तो है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है इवेपोरेशन और चौथे नंबर पे है रेडिएशन। उसके द्वारा हीट का क्या होता है, लॉस होता है। तो ये मेथड है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि क्या होता है कंडक्शन, क्या होता है कन्वेक्शन, क्या होता है इवेपोरेशन, क्या होता है रेडिएशन। तो मैं आपको इसका डिटेल से आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उसके अंदर आपको दिया हुआ है। यहाँ पे शॉर्ट क्विक रिवीजन करते हैं। देखिएगा कंडक्शन का मतलब ये जिसमें मैंने आपको देखो आया डी मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे बॉडी के ऊपर डायरेक्ट कांटेक्ट से हीट का लॉस करवाते हैं तो वो कितना परसेंट है, 3% है। कन्वेक्शन का मतलब होता है कि इसमें हवा के द्वारा सर्कुलेटरी एयर होता है, तो उस सर्कुलेटरी एयर की वजह से हीट का कितना लॉस होगा, 15%। इवेपोरेशन मतलब भाप का द्वारा, जो लिक्विड है उसको भाप के रूप में बन करके हीट का लॉस हो रही है, वो कितना परसेंट हो रही है, वो हो रही है 22%। नेक्स्ट है रेडिएशन विदाउट कांटेक्ट, मतलब ओपन खुले के अंदर जो हीट का लॉस होता है वो 60% होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने लायक है, इसको आप वीवीआई के अंदर डाल दीजिएगा। क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा, दो तरीके से आ सकता है। एक तो आ सकता है कि परसेंटेज पूछ सकता है कि कंडक्शन से कितना परसेंट होगा, कन्वेक्शन की वजह से कितना परसेंट हीट का लॉस होगा, इवेपोरेशन की वजह से हीट का लॉस कितना होगा और रेडिएशन की वजह से हीट का लॉस कितना होगा। तो क्वेश्चन ये आ सकते हैं, या क्वेश्चन ये आ सकता है कि कंडक्शन का मतलब क्या हुआ या रेडिएशन का मतलब क्या हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि सबसे ज़्यादा हीट का लॉस कौन से मेथड से होता है, तो 60% होगा, वो रेडिएशन की वजह से होगा। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं तो हीट का लॉस लंग्स के द्वारा 30 ml फ्लूइड, जैसे हीट का लॉस हो रहा है फ्लूइड के द्वारा, तो लंग्स से जो फ्लूइड है उसके 300 ml पर डे क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है। और फ्लूइड लॉस होगा तो उसके साथ साथ में क्या बनेगा, क्या होगा, हीट का लॉस भी होगा। तो 300 ml फ्लूइड लॉस होगा और उसके फ्लूइड के साथ में क्या होगा, हीट भी बाहर निकलेगी। नेक्स्ट एक किडनी के द्वारा 1500 ml फ्लूइड लॉस होता है और जिसकी वजह से हीट का लॉस होता है। नेक्स्ट है बोवेल में 150 ml फ्लूइड का लॉस होता है और फ्लूइड का लॉस होगा तो उसके साथ साथ में हीट का भी लॉस होगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर ये होगा कि कितने ml फ्लूइड के द्वारा हीट का लॉस होता है। यदि किडनी का दे दिया तो आप कौन सा राइट करना है, 1500 ml वाला। ठीक है, यदि लंग्स में दे दिया है तो ये सारे ऑप्शन देंगे तो आपको कितना राइट करना है, 300 ml। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो ये आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द टेम्परेचर इज टेकन। कौन कौन से पार्ट है जहाँ से बॉडी टेम्परेचर लिया जा सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले पार्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो इसके अंतर्गत सबसे पहले है एक्सिलरी ओरल टेम्परेचर और रेक्टल टेम्परेचर। ये इम्पोर्टेंट है, ये इस जगह से अपन क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर लिया जा सकता है। बहुत सारे और भी मेथड है बट वो आगे अपन बात करेंगे। ठीक है, मोस्टली इम्पोर्टेंट ये है, इसलिए इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये जो मैंने आपको लिखाया है इस मेथड के अंदर कि ये जो टेम्परेचर होते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है। इसको आपके दिमाग के अंदर आपको फिट करके रखना है। एक्सिलरी टेम्परेचर कितना होता है, एक्सिलरी टेम्परेचर होगा 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36.4 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका रहेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा ओरल टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ये ओरल टेम्परेचर है। रेक्टल टेम्परेचर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.5 डिग्री, यहाँ पे सेल्सियस नहीं लिखा है, आप लिख देना। ठीक है, ये हो गया। अब रिमेंबरिंग
बातें ये है, याद रखने की बात ये है कि ओरल टेम्परेचर होता है उसको बेस मानते हुए ओरल टेम्परेचर से एक कम होगा तो वो एक्सिलरी टेम्परेचर होगा। देखो ये 98 है और एक्सिलरी के अंदर कितना है 97, तो एक कम कर दिया। ओरल टेम्परेचर से एक ज़्यादा कर दिया, क्या आ जाएगा, रेक्टल टेम्परेचर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अंदर ये रहेगा कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो टेम्परेचर किसका है, एक्सिलरी का, ओरल का, रेक्टल का या वेजाइना का। तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, यदि मैं कहूँ कि इसके अंदर क्वेश्चन ये आ सकता है, थोड़ा सा घुमाएगा। क्वेश्चन में ये आएगा कि 1 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट ओरल टेम्परेचर से कम होता है तो वो कौन सा टेम्परेचर कहलाएगा, तो वो रहेगा एक्सिलरी टेम्परेचर कहलाएगा। यदि क्वेश्चन ये आएगा कि ओरल टेम्परेचर से जो रेक्टल टेम्परेचर है वो 1 डिग्री ज़्यादा है तो वो कौन सा ओरल टेम्परेचर है, उस ओरल टेम्परेचर से 1 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो कौन सा टेम्परेचर कहलाएगा, वो कहलाएगा रेक्टल टेम्परेचर। समझ में आ गया। तो इसका मतलब आप यहाँ से समझ लीजिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे कि ओरल टेम्परेचर को ये मेन मानना है, उसके बाद में एक ज़्यादा है तो रेक्टल टेम्परेचर, एक कम है तो ये क्या हो जाएगा, एक्सिलरी टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि एक्सिलरी टेम्परेचर और रेक्टल टेम्परेचर के बीच में कितने का अंतर होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो ये एक्सिलरी टेम्परेचर है वो 97 है, ये है 99, तो कितना डिग्री का फ़र्क रहेगा, 2 डिग्री का। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ पे 3 जगह से घुमाया जाएगा। एक तो नॉर्मल टेम्परेचर पूछेगा, दूसरा पूछेगा कि एक ज़्यादा है तो कौन सा टेम्परेचर होगा, एक कम है तो कौन सा टेम्परेचर होगा। तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि ये तीनों हैं, इन तीनों के बीच में डिफरेंस कितना है। क्वेश्चन ये रहेगा कि रेक्टल टेम्परेचर और एक्सिलरी टेम्परेचर के बीच में अंतर कितना होता है, तो 2 डिग्री का। ठीक है ना। या बोलेंगे कि एक्सिलरी टेम्परेचर और ओरल टेम्परेचर के बीच में कितना डिफरेंस है, अंतर मतलब डिफरेंस है, तो वो है 1 डिग्री का। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। टेम्परेचर रिकॉर्डेड इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग बाथ, हॉट या कोल्ड ड्रिंक, स्मोकिंग, गम च्यूइंग इज़ नॉट रिलायबल, सो वेट फॉर 15 मिनट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही पेशेंट को इमीडिएटली आप जैसे स्नान किया है या ठंडा या गर्म लिया है तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करना है, 15 मिनट रुकना है, नहीं तो टेम्परेचर रिलायबल नहीं आएगा, मतलब सही देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा आएगा या कम आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्मोमीटर की। थर्मोमीटर के अंदर आप ऐसा करना कि थर्मोमीटर वाला वीडियो में जा करके मेरे देख लेना कि थर्मोमीटर के अंदर मैंने पूरी बातें बताई गई है। थर्मोमीटर मान लीजिए, थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर है, सबसे मोस्ट कॉमन और हॉस्पिटल के अंदर यूज होने वाला थर्मोमीटर है। जिसकी रीडिंग की बात करते हैं तो लोवेस्ट रीडिंग, सबसे नीचे वाली रीडिंग कितनी रहेगी, 35 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये दोनों आपको याद रखना है, लोवेस्ट पॉइंट वाला। और हाईएस्ट ग्रेड पॉइंट की बात करते हैं तो कितना होगा, सेल्सियस के अंदर 43.3 डिग्री सेल्सियस और 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये लोवेस्ट कितनी है और हाईएस्ट कितनी है उसको आपको याद रखना है। देखो, लोवेस्ट को ऐसे लिखिएगा, हाईएस्ट को ऐसे लिखिएगा। यहाँ पे सेल्सियस लिखिएगा और यहाँ पे क्या लिखना है, फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे लिख देना आपको 35 और यहाँ पे लिख देना 95। इसके अंदर यहाँ पे लिखना है 43.3 और यहाँ पे लिखना है 110 डिग्री। बस इतना आपको इस प्रकार का चार्ट बनाना है और चार्ट बनाने के बाद में आपको याद रखना है। ठीक है, ये लोवेस्ट रीडिंग है थर्मोमीटर की, ये हाईएस्ट रीडिंग है। यदि सेल्सियस की बात करें तो लोवेस्ट कितनी होती है, 35 डिग्री और हाईएस्ट कितनी होती है, 43.3 डिग्री सेल्सियस। यदि फ़ारेनहाइट की बात करें तो इसके अंदर होगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसकी लोवेस्ट रीडिंग रहेगी थर्मोमीटर की, और हाईएस्ट रीडिंग रहेगी वो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। तो ये आपको इस टाइप के चार्ट बना करके आपको याद करना है।
नेक्स्ट बात करते हैं थर्मोमीटर के अंदर एक तो ओरल थर्मोमीटर होता है और दूसरा होता है रेक्टल थर्मोमीटर। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन आपका ये आएगा कि ओरल थर्मोमीटर का बल्ब होता है, ओरल थर्मोमीटर उसका बल्ब होता है लॉन्ग रोल सिलेंडर बल्ब, है ना, लंबा होता है, जैसे लॉन्ग रोल होता है ऐसे होता है, ठीक है। दूसरा है रेक्टल थर्मोमीटर का बल्ब होता है शॉर्ट होता है, तो रेक्टल थर्मोमीटर उसका होगा शॉर्ट होगा। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लंबा वाला है और सिलेंडर गोल है, लंबा वाला और गोल है वो क्या है, ये ओरल थर्मोमीटर है, और शॉर्ट है, छोटा है, वो क्या है, रेक्टल थर्मोमीटर है। थोड़ा ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मरकरी, जो थर्मोमीटर के अंदर यूज़ करते हैं वो मरकरी यूज होती है, या ब्लड प्रेशर लेते हैं बीपी इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर मरकरी यूज करते हैं। तो मरकरी इज यूज टू इन थर्मोमीटर बिकॉज इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू हीट। मरकरी का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये हीट के प्रति वेरी सेंसिटिव होती हैं। जैसे ही थोड़ा सा हीट होगा वो क्या होगा, फैलने लग जाएगी, वो क्या होगी, एक्सपेंड होने लग जाएगी। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्मोमीटर को क्लीन कैसे करते हैं, वॉश द थर्मोमीटर। तो द थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड विथ सोप एंड वाटर एंड डिसइंफेक्टेड एंड गुड डिसइंफेक्टेंट। तो इसको किससे, पानी और साबुन से क्लीन करते हैं, पानी और साबुन से क्लीन करते हैं थर्मोमीटर को। आपको थर्मोमीटर वाला वीडियो जो पोर्शन मैंने दिया था उसके अंदर भी बताया है। और इसके अंदर कुछ डिसइंफेक्टेंट जो सॉल्यूशन आते हैं उस सॉल्यूशन के द्वारा थर्मोमीटर को डिसइंफेक्टेंट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूज़ करने के बाद में और यूज़ करने से पहले एक बोतल होती है, उस बोतल के अंदर थर्मोमीटर को रखते हैं और उस थर्मोमीटर के अंदर क्या कौन सा सॉल्यूशन होगा, कौन सा डिसइंफेक्टेंट होगा, डिटॉल होगा, सेवलॉन होगा और लाइसोल होगा, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब उसको कैसे बनाया जाता है, तो इसकी स्ट्रेंथ का रेशियो रहेगा वो 120, 140, 120 और 140 किस किस का, ये आप इसके आगे देख लेना, ठीक है। और डिसइंफेक्टेंट कैसे करते हैं, जैसे एक पेशेंट का टेम्परेचर ले लिया, उसके बाद में दूसरे पेशेंट का टेम्परेचर लेना है, तो यदि डिटॉल के अंदर रखा हुआ है, डिटॉल के अंदर रखा हुआ है तो उसको टाइम ड्यूरेशन होगा 5 मिनट तक, ठीक है ना। 5 मिनट तक उसको थर्मोमीटर को उस डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के अंदर रखना पड़ेगा। यदि लाइसोल है तो उसको भी 5 मिनट के लिए सेवलॉन के लिए, सेवलॉन है तो उसको 5 मिनट के लिए डिसइंफेक्ट करना होगा। यदि लाइसोल है तो 3 मिनट तक उस डिसइंफेक्टेंट है उसके अंदर थर्मोमीटर रखना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसइंफेक्टेंट है। तो क्वेश्चन आपके यहाँ से ऐसे आ सकता है कि जो डिटॉल है, सेवलॉन है या लाइसोल है, उसका स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो वो 120, 140, 140, 150, 160 दे देंगे। तो किसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो आपको याद करना है। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि लाइसोल है, लाइसोल के अंदर थर्मोमीटर को कितने टाइम के लिए डिसइंफेक्टेंट करेंगे, तो कितना मिनट रहेगा, 3 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका भी वीडियो यूट्यूब के अंदर आया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चन आपके एम्स जैसे एग्ज़ाम के अंदर आता है, तो इस एनएम की वैकेंसी के अंदर तो आना ही है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। मैंने यूट्यूब चैनल पे कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, हाउ टू कन्वर्ट जो इस करते हैं उसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है। इसके अंदर मैंने बहुत सरल तरीके से एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, फॉर्मूला बताया हुआ है, वो वहाँ जा कर के आप अच्छे से उसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। उसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि सबकी रेंज याद नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए आपको उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन ये आएगा कि 40 डिग्री सेल्सियस है, उसमें फ़ारेनहाइट कितना होगा, तो फ़ारेनहाइट होगा तो आपको इसमें तुरंत आपको ये फॉर्मूला डाल करके क्या करना होगा, उसको निकालना होगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखना है। और 2 फॉर्मूले मैंने इसका और बना के दिया है, उसको भी आप अच्छे से देख लें, प्रैक्टिस कर लें। और शॉर्टकट के अंदर कैसे निकालते हैं वो उस वीडियो के अंदर दिया गया है, ठीक है। या क्वेश्चन ये आ सकता है कि 110 डिग्री फ़ारेनहाइट है
तो उसका सेल्सियस कितना होगा, ठीक है ना। तो उसके अंदर आपका मान लीजिए सेल्सियस कितना होगा, तो होगा 43.3, 37 या 40 या 41, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 43.3 डिग्री सेल्सियस। बट तो इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये फ़ारेनहाइट के अंदर दिया हुआ है और सेल्सियस के अंदर निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, C बराबर F-32 × 5/9। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर गिव टेम्परेचर रीडिंग इन 2 सेकेंड। जैसे मैंने थर्मोमीटर के अलग अलग बताया था कि थर्मोमीटर 5-6 प्रकार के होते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर मोस्ट कॉमन यूज इन द हॉस्पिटल सेक्टर, और टिम्पेनिक जो मेम्ब्रेन थर्मोमीटर होता है तो ये कान के अंदर लगा देते हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहाँ होती है, ईयर के अंदर होती है, तो ईयर के अंदर लगाते थर्मोमीटर, और जिसकी रीडिंग 2 सेकेंड के अंदर मिल जाती है, ठीक है। अब देखिएगा, कॉमन साइट फॉर टेकिंग बॉडी टेम्परेचर। कॉमन साइट कौन कौन सी साइट है जिससे वहाँ से आपका बॉडी टेम्परेचर लिया जा सकता है। तो मैंने पहले आपको बताया भी था कि माउथ के द्वारा, माउथ है, एक्जिला है और रेक्टल बताया गया था, ठीक है। दूसरा ग्रोइन एरिया और वेजाइना, तो इसके द्वारा भी यहाँ से लिया जा सकता है। तो जैसे माउथ से नहीं ले पा रहे हैं तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, तो रेक्टल रूट से या रेक्टम रूट से ले सकते हैं। तो ये इतनी मोस्ट कॉमन साइट होती है टेम्परेचर लेने की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम के अंदर आपका ये आएगा कि जो टेम्परेचर ले रहे हैं वो कौन कौन से मोस्ट कॉमन साइट है, या आपका ये अलग अलग दे देगा और एक नहीं देगा, जो अलग दे देगा स्किन लिख लेगा, तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर बाय माउथ। यदि माउथ के द्वारा टेम्परेचर ले रहे हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर माउथ से टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है। तो माउथ में क्या होता है कि गुड ब्लड सप्लाई अंडर द टंग, गुड ब्लड सप्लाई अंडर द टंग, नो नीड टू गिव प्राइवेसी टू पेशेंट। तो माउथ से लेते हैं तो ब्लड सप्लाई जो टंग के नीचे होती है वो बहुत अच्छे से होती है, इसलिए उसका एक्यूरेट आता है। इसके अंदर पेशेंट को प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्लाइंट हैविंग कन्वल्सन, मतलब कि जो माउथ से कौन कौन से पेशेंट को टेम्परेचर नहीं लिया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन रहेगा आपका क्लाइंट हैविंग कन्वल्सन, माउथ ब्रीथर, फ्रीक्वेंसी अटैक ऑफ कफ, चिल्ड्रन अंडर द 6 ईयर ऑफ एज, ठीक है। तो ये है माउथ के द्वारा, छोटे बच्चों के अंदर माउथ के नहीं लेना है। जो बार बार खांसी कर रहा है तो वो मुंह खोल देगा, तो ऐसी कंडीशन में उनका टेम्परेचर माउथ से नहीं लेना है। जो पर्सन है, जो व्यक्ति है क्या कर रहा है, नोज से रेस्पिरेशन न लेकर के माउथ से लेता है, तो थर्मोमीटर लगाऊंगे तो वो रेस्पिरेशन कैसे लेगा, डिफिकल्टी होगी, तो इसलिए वहाँ से भी नहीं लेना है। या पेशेंट को कन्वल्सन है, कोमा है, फिट से मिर्गी है ना, या चमकी आती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पे उससे नहीं लेना है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहेगा। क्वेश्चन आपके ऐसा आएगा कि निम्न में से ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहेगा, माउथ से द्वारा जो लेते हैं उसमें कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहेगा। तो ये सारे ऑप्शन रहेंगे और दूसरे ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे किसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, किसके अंदर इंडिकेशन है, ले सकते हैं, किसके अंदर नहीं ले सकते हैं, तो ये आपको अच्छे से देखना होगा। एक्जिला की बात करें तो बेटर फॉर चिल्ड्रन एंड अदर हु आर अनेबल टू होल्ड द थर्मोमीटर इन द माउथ। तो छोटे बच्चे होते हैं जो माउथ में होल्ड नहीं कर पाते, उनके लिए ये बेटर रूट है। नेक्स्ट है टेम्परेचर किससे लेते हैं, रेक्टल रूट से लेते हैं। तो यूज्ड व्हेन द ओरल मेथड इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ओरल मेथड कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, तो ऐसी कंडीशन में रेक्टल मेथड से टेम्परेचर लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रेक्टल मेथड एक मोस्ट रिलायबल मेथड है। क्या है, मोस्ट रिलायबल मेथड है, क्योंकि इसके द्वारा एक प्रॉपर वे से आपका रीडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है ना, रेक्टल रूट से। दूसरा है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, रेक्टल रूट है तो उसके अंदर कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहेगा, पेशेंट हु हैविंग द डायरिया, पेशेंट को बार बार रेगुलर डायरिया हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में वहाँ से नहीं लेंगे। दूसरा है रेक्टल इज पैक्ड विथ फीकल मेटल, मतलब स्टूल से पूरा रेक्टल भरा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में भी वहाँ से नहीं लेंगे। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ टेकिंग टेम्परेचर।
टेम्परेचर को लेने की फ्रीक्वेंसी, जैसे अपने टेम्परेचर लेते हैं तो कितनी बार लेंगे, या तो लेते जाएंगे या नहीं लेंगे। तो इसके अंदर लिखा हुआ है 2 पॉइंट के अंदर याद रखना है कि फॉर नॉट सीरियसली इल पेशेंट, यदि वो सीरियस नहीं है पेशेंट तो ऐसी कंडीशन के अंदर मॉर्निंग इवनिंग में 2 टाइम आप ले सकते हो, एक सुबह ले लो एक शाम ले लो, ठीक है ना। इन हाई फीवर एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, यदि उसको फीवर ज़्यादा है और उस पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव मतलब सर्जरी के बाद में पेशेंट जो आता है तो उसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, तो उस कंडीशन के अंदर एवरी 4 आवर्स के अंदर लेना है, एवरी 4 आवर मतलब 4-4 घंटे से उसका टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लीन थर्मोमीटर बिफोर यूज, मतलब कि जैसे थर्मोमीटर है उस थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले कैसे क्लीन करेंगे और पेशेंट को यूज़ करने के बाद में कैसे क्लीन करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये थर्मोमीटर है, ठीक है, ये थर्मोमीटर है, ये थर्मोमीटर एक बोतल के अंदर रख दिया, ये ऐसा कैसे थर्मोमीटर बना दिया, थर्मोमीटर ऐसे बनाता हूँ। मेरे को थर्मोमीटर का मान लीजिए कि ये एक बोतल है, ये बोतल रखा हुआ, उस बोतल के अंदर क्या है कि ये थर्मोमीटर रखा हुआ, ठीक है। अब ये थर्मोमीटर रखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, सेवलॉन है, लाइसोल है या डिटॉल है, जो भी है। अब इस थर्मोमीटर है तो ये जो यहाँ पे सेवलॉन है, लाइसोल है या डिटॉल रखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेराइल हो जाएगा, किसकी तुलना में, जो ये बार जो ओपन है उसकी तुलना में। तो यूज़ करने से पहले, तो इसको यूज़ करने से पहले पेशेंट का यूज़ कर रहे हैं तो इसको थर्मोमीटर को बाहर निकालेंगे। इसको बाहर निकालने के बाद में जो थर्मोमीटर के 2 पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया है, थर्मोमीटर वाला पार्ट देख लेना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, बल्ब वाला पार्ट है, और इसके अलावा ये वाला पार्ट क्या है, वो है स्टीम वाला पार्ट है। कौन सा वाला है पार्ट है, स्टीम वाला पार्ट है। तो थर्मोमीटर यूज़ करने से पहले कैसे यूज़ करेंगे, क्लीन कैसे करेंगे, बल्ब टू स्टीम क्लीन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में यूज़ करने के बाद में स्टीम टू बल्ब क्लीन करेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मोर कंटामिनेटेड टू लेस कंटामिनेटेड की तरफ नहीं जाते हैं, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेट की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो आज के अंदर बुलेट रिव्यू क्वेश्चन, जिसके अंदर 100 से ऊपर क्वेश्चन बने हुए होंगे, कितने से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए होंगे, तो इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा। वीडियो के अंदर आपको टाइम ज़रूर लगेगा, बट इस बात का ध्यान रखना कि बेसिक बातें आपको याद रखनी होगी। तो आज इतना ही, धन्यवाद।